हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो एस्टेट और टीआरई 4.0 जो आया है, जिसमें टोटल वैकेंसीज लगभग 27,000 में उसमें है। जो हमारा एस्टेट है उसमें ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे वो क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, इनकी योग्यता जो है वो क्या रहने वाली है, डोमिसाइल किन के लिए ज़रूरी है, क्या इसमें सभी राज्य मान्य होंगे, एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं, एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, ये आपका एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं कि जो एस्टेट की जो परीक्षा है बिहार की तरफ से यहाँ पर है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जितने भी परीक्षा पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्प यानी एमसीक्यूज में होंगे। इसमें कोई भी परीक्षा या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका सब्जेक्टिव मोड में आए, ठीक है। दूसरी बात यह प्रत्येक एक अंक का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमसीक्यूज आते हैं और भाई साहब प्रत्येक एक नंबर का होता है। तो ये चीज काफी हमारे लिए सही हो जाती है। ये आपके विषय के कोड हो जाएंगे, आप कौन सा विषय कोड आप यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। ये आपके सारे विषय कोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी। जैसे आपसे बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए, और एवं इसके साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। या बीएड मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास में ग्रेजुएशन हो, अगर आप टीजीटी 9th-10th के लिए देना चाहते हो तो बीएड और स्नातक होना चाहिए, और अगर आप पीजीटी 11th-12th के लिए जा रहे हो तो आप बीएड होने चाहिए और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पास होनी चाहिए। अगर आप एमए या एमएससी हैं, है ना, या आप बीएड हैं, तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है ना, रिजल्ट इनको चाहिए भाई, है ना, रिजल्ट चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप परस्यूइंग है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहली बात है। सेम फॉर द बीए बीएससी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बीए बीएससी वाले हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बीए बीएससी वाले हैं और उन्होंने बीएड कर रखी है, तो इनको पास चाहिए, उनको परस्यूइंग वाला स्टूडेंट यहाँ पर नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है भाई। इसमें समूह दिए गए हैं, गणित है, विज्ञान है, सारी चीजें। विज्ञान में क्या क्या आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, समझ रहे हो, यानी कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, बीटेक वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हैं। स्नातक इन्होंने बोला है, वो भी इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को सम्मानित किया गया, सॉरी समाहित किया गया है। जैसे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो जो टेक्नोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, इसको कंसीडर साइंस में किया जाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने लिख दिया। ये बहुत ही बढ़िया काम किया बिहार सरकार ने, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। साइंस वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपके विषय कोड है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है, 50% समझ में आ गया और सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये सब दिया गया है। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एमएससी फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका स्पेशलाइजेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखो, ये परीक्षा का पैटर्न है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जो 100 प्रश्न है वो आपकी जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हो वो होंगे, और 50 प्रश्न जो है शिक्षण कला अन्य दक्षता के होंगे। यानी 50 एक तरीके से जी के जीएस आपका यहाँ पर आता है और 100 आपके सब्जेक्ट से आते हैं। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अर्हता, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी वो आपकी क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई या सेवावर्त नियमावली इतने के अंतर्गत 2023 द्वारा निर्धारित योजना अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। यानी कि जो 2023 से पहले वाले थे वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी इन्होंने चीजें यहाँ पर ये डाली हुई हैं, ठीक है। देखो यार, 2024 में एस्टेट 2024 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक जो होंगे वो 5% की छूट दी। यानी कि जो भी इस कैटेगरी में आ रहा है उनको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है ना। जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है ना।
उम्र की सीमा की छूट, देखो अगर उम्र सीमा छूट की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है कि 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित कुछ इस प्रकार से है। देखो यार, अगर मान लो कोई अनारक्षित पुरुष है तो वो 37 वर्ष तक है उसकी लिमिट, अनारक्षित महिला है तो वो 40 साल तक है, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिलाएं तो 40 वर्ष है, ये इनकी इनकी भी 40 है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए 42 साल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इनका क्या है, एज दिया गया है। तो इसके बाद में और कोई एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। उत्तीर्णांक कम से कम क्या होने, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतने के अनुसार 16/7/2007 के अनुसार आयोग में आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा 2024 का उत्तीर्णांक निम्नलिखित है, यानी सामान्य के लिए 50% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जनजाति 40-40-40, यानी कि ये आपके उत्तीर्णांक है, ये आपके मिनिमम यहाँ पर होने ही चाहिए। इससे कम अगर आपके होंगे तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है भाई। पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी छात्रियों को उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये उन्हीं को किया जाएगा जो दोनों में पास करेगा। यहां पर इनकी फीस है 960 रुपए और 1440 रुपए। पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए इतनी है, सामान्य के लिए, अनुसूचित और बाकी दिव्यांगों के लिए इतनी फीस यहां पर दे रखी है, कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं दी है भाई। ये इनका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से क्या होगा, ठीक है भाई। यानी देखो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसी भी सामान्य श्रेणी के 150 अंकों की परीक्षा में रॉ मार्क्स 76 हैं, अर्थात नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74.90 आता है, तो उसका निर्धारित अंक यानी 50% के साथ में 75 होना चाहिए, लेकिन उसको रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कि अगर आपके 150 क्वेश्चन के साथ में 150 अंक हैं, 50% जनरल के लिए कितना हो जाएगा हमारा 75। अगर नॉर्मलाइजेशन से किसी के नंबर कम हो जाते हैं, मान लो पहले नंबर उसके 82 से नॉर्मलाइजेशन हुआ 74 हो गए तो नहीं माना जाएगा। किसी के पहले 72 थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ और 77 हो गए तो वो पास माना जाएगा। तो ये इसकी यहाँ पर है। अवधि जो है वो 2 घंटे की 2.5 घंटे की अवधि होती है। 2.5 घंटे में आपको 150 सवाल यहाँ पर करने हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया जा रहा है। ये कह रहा है आपसे, ठीक है, देखो यार फॉर्म फिल करने के लिए रंगीन फोटो होना चाहिए। ये सब चीजें आप देख लो, फोटो खिंचवाने के साथ सिर पर टोपी या कोई भी कपड़ा काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा, समझ रहे हो। ये सारी चीजें, फोटो जो है 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच तक होने चाहिए, आयाम इतने का होना चाहिए, समझ रहे, रंगीन फोटो होना चाहिए और हाल ही का रिसेंट का फोटो होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये इनके प्रमाण पत्र हैं जो ये मांग रहे हैं। प्रमाण पत्र इनके यहाँ पर ये है, मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट, 12वीं का, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातकोत्तर, बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो वो भी लगा देना। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति और ये सब चीजें। अब 8वें पे जो भी है ना, GHI जो भी है, आप इनको ध्यान से देख सकते हो कि आपके लिए क्या, और इन सबको बनवा लो यार, क्योंकि अब आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है करा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय इन्होंने नहीं दिया है। और बात आती है अन्य सभी राज्यों की, तो देखो यार सभी राज्य इसमें मान्य हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो एस्टेट है ना, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ इस चीज पे। अन्य राज्यों के लिए, अन्य राज्यों का जो मामला है वो हमारा कुछ ऐसा है कि यार अगर हम एस्टेट दे रहे हैं, अगर हम लोग एस्टेट आउट ऑफ बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आउट ऑफ बिहार की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि एस्टेट में तो आप सभी लोग एलिजिबल है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बाहर जनरल के हैं तो आपको 50% में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब हम टीआरई में बैठते हो, टीआरई 4.0 में अगर आप फॉर्म डालोगे तो इसमें 85% बिहार के लिए क्या है, बिहार के लिए वो रिजर्व्ड हो चुका है, और 15% में अन्य राज्य हो जाएंगे। आउट ऑफ बिहार 15% में। तो अगर आप लोग इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप 27,000 वैकेंसीज में, ठीक है, उन 15% में ही आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। यानी 15% का मतलब यह है कि अगर मैं 30,000 का 15% अगर मैं यहाँ पर निकालता हूं तो भाई साहब ये हमारा कितना हो जाएगा, 4500, यानी कि लगभग 4,000 वैकेंसीज या आप 4,200 वैकेंसीज हैं जो बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए।
इन 4200 वैकेंसीज में अगर कोई बिहार का स्टूडेंट आपसे नंबर ज्यादा लेकर के आता है तो वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हार्ड वर्किंग हो, अच्छे से फोकस कर रहे हो, तो आप बिहार पे भी फोकस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, और 7465968017 पर आप मुझे मैसेज यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको पूछना है, आप यहां पर करिए। मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार एस्टेट के लिए फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा रहा हूं। 11th और 12th के लिए, है ना, फिजिक्स और मैथ दोनों की मैं क्लास इसी चैनल पर लेकर के आता हूं। ठीक है भाई, जिनकी टाइमिंग है शाम को 8 बजे मैथ की टाइमिंग है, और 9 बजे आपकी फिजिक्स की टाइमिंग है, और ये डेली क्लास आपकी यहां पर होती है। प्रैक्टिस कराता हूं पीजीटी के लिए। ठीक है ना, तो टीजीटी और पीजीटी वाले जो भी साथी हैं वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।